हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर क्लास 12th बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक वीडियो बना दीजिए जो सामूहिक रूप से पूरे बुक का हो। पूरे बुक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक वीडियो आप सेपरेट ला दीजिए। तो आपका पेपर जो है बायोलॉजी का 29 को है, यहाँ गलती 27 लिखा दिया गया है, 29 को है। 29 फरवरी आपका जो है बायोलॉजी का पेपर है। और उससे पहले हमने कोशिश किया है कि पूरे के पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी आपके पूरे के पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज दे दिए जाएं। आज हो गई 27 फरवरी और आज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे इंटरमीडिएट बायोलॉजी का पेपर कल देंगे उन तक इन वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और दूसरी चीज़, जो मैथ के विद्यार्थी हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उन्हें भी मैथ के हम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं उनको हम प्रोवाइड कर देंगे। मैथ की वीडियो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन बायोलॉजी के लिए तत्पर हैं हम। बायोलॉजी में हमें जो है 70 नंबर जो आपके पक्के करने हैं। कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, आइए उससे देखते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करिए, उनसे चैनल सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि आपके साथ आपकी परीक्षा, आपकी पढ़ाई तक स्टडी सिविल क्लासेस आपका मददगार रहा है, आपका सहायक रहा है। इसलिए जो है इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं, कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आइए इसमें देखते हैं। चलिए, पहला लेसन नंबर 1 आप देख रहे होंगे। आपका पहला लेसन है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए एक बात और, इसमें जो क्वेश्चन नहीं होंगे महत्वपूर्ण, जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ, उसे आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब और भी मैं क्वेश्चन इसमें बढ़ा करके बोलूँगा। ठीक है ना। आप चाहे तो कॉपी और पेन लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से प्रश्न, या फिर यदि आपके पास बुक है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। वीडियो को थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, क्वालिटी अच्छी ना आ रही हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और जो है यदि आवाज़ क्लियर ना हो तो फिर जो है आप उस हेडफोन लगा के सुन लीजिएगा। मगर आज की वीडियो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से पहला क्वेश्चन, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। ये टॉपिक मैंने जो है स्टडी सीबीएल क्लासेस पर सारे टॉपिक कराए गए हैं। आप बस धैर्य बांध कर जो देखें और चैनल पे इन वीडियो को सर्च करने का प्रयास करिए। इनमें से जो वीडियो आपको नहीं मिलेगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वो टॉपिक आपको जो है तुरंत प्रोवाइड कर दूंगा। भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तीसरा क्वेश्चन, एक प्रारूपिक बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बने। बीजांड की संरचना का आपको क्या करना है, चित्र बनाना, बीजांड की, ठीक है, संरचना का आपको चित्र बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन, इनसे क्वेश्चन आएंगे। लघु बीजाणुधानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन, ठीक। द्विबीजपत्री भ्रूण का परिवर्धन या द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन, और इसमें ऑब्लिक करके एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन, वो भी पढ़ लीजिएगा। बीजांड तथा परिवर्धन तथा गुरु बीजाणु जनन क्या है, बीजांड क्या है या बीजांड का निर्माण कैसे होता है, और गुरु बीजाणु जनन क्या है। परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकार बताइए, परागण के लाभ तथा हानियां बताइए। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं है, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। स्वपरागण तथा पहले तो स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर, ठीक है। स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, परागण तथा निषेचन में अंतर, परागण तथा निषेचन में अंतर, निषेचन में अंतर, परागण तथा निषेचन में अंतर, स्वपरागण परपरागण में अंतर, परागण तथा निषेचन में अंतर। और पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। पुष्प की संरचना का चित्र बनाते उसके सभी भाग को क्या करिए, स्पष्ट कीजिए।
पुष्प की संरचना बनाते हुए पुष्प के सभी भागों का क्या करिए, वर्णन कीजिए। यहाँ तक आप हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए बहुभ्रूणता, आनिषेक फलन, आनिषेक जनन, सुनते रहिए ध्यान से। बहुभ्रूणता पढ़ लीजिएगा, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, आनिषेक फलन, आनिषेक फलन, आनिषेक जनन, अपयुग्मन, बहुभ्रूणता, आनिषेक फलन, आनिषेक जनन, अपयुग्मन। ध्यान से आवाज को सुनिए, क्वेश्चन को। अपयुग्मन, ठीक है, और परपरागण के माध्यम, परपरागण के माध्यम पर टिप्पणी कीजिए, परपरागण के माध्यम पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। परपरागण के माध्यम पर टिप्पणी कीजिए। इन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे लेसन की तरफ। और कोई और पढ़ लीजिएगा, आपके पास सीरीज है ही है मानव जनन में। मानव जनन, ये चैप्टर जो है मानव जनन, ये दूसरा लेसन होगा जनन इकाई का। पहला है अपरा की परिभाषा एवं अपरा के कार्य बताइए। अपरा यानी प्लेसेंटा की परिभाषा, उसके कार्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। पुरुष जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। तीसरा क्वेश्चन, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र। मादा जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र, दोनों को ट्राई करके जाइएगा, ये महत्वपूर्ण है। मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चौथा, युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं। नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। युग्मक जनन से आप क्या समझते हैं, और जो है नामांकित चित्र की सहायता से मानव में शुक्र जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, मानव में अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करिए, ठीक है ना। इससे ये सारे क्वेश्चन हैं। और इससे और बता देते हैं, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन आपको करना है। शुक्राणु की संरचना का, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन आपको करना है। अंडाणु की संरचना का जो है आपको सचित्र वर्णन करना है। किसकी संरचना, अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना, ठीक है ना। शुक्राणु की संरचना का सचित्र होता है और अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन करना है, ठीक है। और इससे जो सर्टोली कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, कौन सी कोशिका, सर्टोली कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, सर्टोली कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, है ना। सर्टोली कोशिकाएं किन्हें कहते हैं। और जो है सेरोगेट मदर, सेरोगेट मदर क्या होती हैं, ठीक है ना। सेरोगेट मदर किन्हें कहते हैं, सर्टोली कोशिका, सेरोगेट मदर क्या होता है। जनन स्वास्थ्य पे आ जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन जनन स्वास्थ्य, लेकिन दो ही क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। IVF पात्रे निषेचन तकनीकी क्या है, जिसको परख नली शिशु के नाम से जानते हैं। परख नली शिशु के नाम, परख नली शिशु के नाम से जानते हैं जिसे। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फुल फॉर्म बहुत सारी से पूछते, जैसे IVF हो गया, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ना। उसके बाद इसमें से IUD पूछता है ना, IUD, ठीक। इसके बाद IUD यानी IVF, IUD, ICS, बहुत सारी इसमें फुल फॉर्म्स आपसे, जैसे अब आप जानिए गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट इन गिफ्ट, ठीक है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और उसके बाद जो है जिफ्ट, ठीक है। तो ये सारे जो है प्रश्न जिफ्ट, ठीक है, कई सारे इसमें जो है आपसे पूछता। परिवार नियोजन महत्वपूर्ण, परिवार नियोजन किसे कहते हैं, परिवार नियोजन की विधियों को बताइए, जिसमें आपको बांध्यकरण, पुरुष नसबंदी, मादा नसबंदी, ठीक है ना। और जो है जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि के कारण और जनसंख्या को किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या नुकसान होते हैं, और जनसंख्या कमी करने से क्या क्या फायदे होंगे।
बहुत सारे टॉपिक जो है यहाँ से उठते हैं इस वाले चैप्टर से। ये जनरली जो है एक नॉर्मल चैप्टर है, आप इसे पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। और प्रसव क्या होता है, शिशु को जन्म देना क्या होता है, और शिशु में विभिन्न प्रकार की बीमारियों की जांच के लिए उल्वेधन विधि क्या है, इंसेमिनेशन उल्वेधन विधि क्या है, उल्वेधन विधि क्या है, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा। आपके पास सीरीज होगी ना, सारे पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। जनसंख्या विस्फोट न्याय पर एक निबंध लिखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, आइए वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, मुझे लगता है आपका जो है चौथा लेसन होगा, वंशागत विविधता के सिद्धांत। देखिए डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिक जड़ता भी कहा जाता है, और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, क्लाइनफेल्टर खोल लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को खोज करके पढ़ जाइएगा। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिंड्रोम और एक क्वेश्चन खोज लीजिएगा कि टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आप खोज लीजिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, बहुत सारे जो है टर्नर सिंड्रोम है ना, खोज लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स पढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन, जीन रूप तथा दृश्य रूप पर लक्षण लिखिए। जीन रूप तथा दृश्य रूप पर लक्षण बताइए। एक इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रॉसिंग ओवर। चौथा क्वेश्चन, सह प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए, सह प्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद बताइए, प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद बताइए। छठवां क्वेश्चन, आनुवांशिक रोग क्या है, आनुवांशिक रोग क्या है, टिप्पणी कीजिए, आनुवांशिक रोग क्या है, टिप्पणी कीजिए। सातवां क्वेश्चन, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इन नर मादा की पहचान के, ये सारे प्रश्न मैंने पढ़ाए हैं। ठीक है ना, सब कुछ पढ़ाया, जो बच्चे क्लास लिए सब जानते हैं, सभी प्रश्नों को कराया गया है। मेंडल के वंशागति के तीनों नियम बताइए, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम हमसे पूछना चाह रहे हैं। अगला, लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, लिंग संलग्न गुणों, लिंग संलग्न रोगों, रोग भी इसमें आते हैं। ये सारे टॉपिक आपके लिए क्या है, एक एक करके सारे टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जैसे इसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है, जिसको आप कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस ना, तो वर्णांधता जिसे आप कहते हैं, हीमोफीलिया आ जाता है, ऐसे रोग आ जाते हैं जिनकी बात हमें करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जिसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आए महत्वपूर्ण प्रश्न, अगले क्वेश्चन, अगले, वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार चैप्टर है, इसमें डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताना। ठीक है ना भाई, इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ पर होता है, इसकी उपयोगिता पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी कीजिए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर क्या करना है, टिप्पणी। मानव जीनोम प्रोजेक्ट HGP, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक अगला है, डीएनए की संरचना, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल बनाकर सचित्र वर्णन कीजिए, सचित्र समझाइए। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल को आपका सचित्र वर्णन करना है। देखिए जितने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज है चैप्टर वाइज, वो मैं लेकर आया हूँ। ठीक है ना, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हर ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेज दीजिएगा। देखो भाई, इतना टॉपिक पढ़ लो, आपका जो है बायोलॉजी में उद्धार हो जाएगा। ठीक है ना, तो सारे टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, एक बाय एक उठाए गए हैं। चलिए थोड़ा सा और, अगला पांचवा, कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते वर्णन कीजिए। कार्य के आधार पर तो आपने पढ़ा मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए ना, राइबोसोमल आरएनए, आरएनए के प्रकार आपसे पूछा जा रहा है। तो कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा एक बार अपने नोट से, अपने नोट्स अपने पास रखिएगा, अपनी सीरीज अपने पास रखिएगा। यदि कोई बुक्स हो तो उसको भी अपने पास रख लीजिए। अभी आपके पास 27 पढ़िए, 28 पढ़िए, और 29 को आपका पेपर है, वो भी शाम की शिफ्ट में है। आप, मैं जानता हूँ बहुत टैलेंटेड है आप, उतने में कवर कर लेंगे। ठीक है ना,
क्वेश्चन नंबर 6, अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। अनुलेखन पर विस्तृत, आनुवांशिक कूट, ठीक है ना, आनुवांशिक कूट की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवांशिक कूट किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करिए। आनुवांशिक रोगों के विषय में बताइए। आनुवांशिक रोगों के विषय में बताइए तथा उसके उपचार को समझाइए। तो यहाँ से देख लीजिए, ये वंशागति का आणविक आधार, इनसे जितने प्रश्न बन सकते थे 7 प्रश्न बनाए। ठीक है। 8वां, आइए अगला को, मानव स्वास्थ्य एवं रोग से जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछते, रोग हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया है, चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन, अल्कोहल ड्रग्स का दुरुपयोग पर टिप्पणी कीजिए। अल्कोहल और ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी, ड्रग्स मतलब नशीली दवाएं होती हैं जिनका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, किंतु आज जो है इसे लोग एक इस तरह से कह सकते हैं गलत तरीके से ले रहे हैं नशे के लिए। ठीक है ना, जो कि इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए इससे अनेक नुकसान होते हैं। कुछ दूसरा है, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोगजनक रोगवाहक लक्षण तथा उपचार बताइए। मलेरिया का रोगजनक कौन होता है, रोगवाहक कौन, तो रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है, रोगवाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया के लक्षण क्या है और मलेरिया का उपचार क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन चौथा, टाइफाइड का कारक लक्षण रोकथाम उपाय लिखे। टाइफाइड का कारक क्या है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है और इसके लक्षण क्या है, रोकथाम क्या है, आप टाइफाइड के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। किन्हीं 2 मानव व्याधियों के कारक लक्षण उपचार उपाय का वर्णन कीजिए। कौन कौन से हैं, एक डेंगू पे आपको टिप्पणी करना, एक निमोनिया पर ना। डेंगू और निमोनिया दोनों वायरस से होता है। ठीक है, डेंगू और निमोनिया, डेंगू वायरस से डेंगू हो जाता है। निमोनिया जो है, निमोनिया रोग जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनिया से होता है। 6वां क्वेश्चन, स्टेम कोशिकाओं पर टिप्पणी कीजिए। स्टेम कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है ना, स्टेम कोशिकाएं पर। और देखिए इसमें अमीबेता पढ़ लीजिएगा, अमीबियता, अमीबेता आप जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अमीबेता। ठीक है ना, स्कैरिस्ता भी पढ़ लीजिएगा, स्कैरिस्ता भी आप पढ़ लीजिएगा, स्कैरिस से होता है। अमीबेता जो है होता है अमीबा की जो है रोगजनक घातक प्रजाति एंटमीबा के कारण, एंटमीबा की प्रजातियों के कारण कौन कौन सा रोग होता है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, और टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इन सभी रोगों के बारे में पढ़ लीजिएगा। चिकनगुनिया के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एड्स के बारे में पढ़ना मत भूलिएगा। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, और जो HIV जो है वायरस से होता है, HIV वायरस से जो एड्स रोग होता है उसके बारे में पढ़ना मत भूलिएगा। और अल्कोहल, नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ के दुरुपयोग, ठीक है ना, अल्कोहल की आवश्यकता और किन किन उम्र के लोग जो है अल्कोहल के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आप जो है दूरगामी इसका दुरुपयोग क्या है, तत्कालिक दुरुपयोग क्या है नशीले पदार्थों का, आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़कर जाइएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले लेसन की तरफ। अगला लेसन है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव में देखिए, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या महत्व है। बायोगैस से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस के 2 उपयोग, गोबर गैस या बायोगैस आपसे पूछ रहा है। और जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका महत्व बताना है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर से बहुत सारे जो है, सिरका निर्माण की विधि पढ़ के जाइएगा, शराब निर्माण की विधि किस प्रकार से पढ़ के जाइएगा। ये सारे टॉपिक्स जो है, सूक्ष्म जीव किस प्रकार से सिरका का निर्माण करते हैं और सूक्ष्म जीव किस प्रकार से शराब का निर्माण करते हैं, ये सारे टॉपिक्स को एक महत्वपूर्ण तरीके से जो है पढ़ के जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं सारे चैप्टर जितने भी चैप्टर्स आपकी बुकों में हैं, यदि आपके पास सीरीज बुक आदि से नहीं मिल रहा तो सभी चैप्टर्स का PDF मेरे पास है, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है ना, चलिए, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, किसी कोई भी कह सकते हैं कि चार्ज नहीं है, निःशुल्क आपको PDF मिल जाएगा। बस आप कमेंट बॉक्स में करिएगा जो है सारे चैप्टर्स का PDF चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम बताइए। इससे जो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम बताइए, पहला ही चैप्टर जो है, पहला ही क्वेश्चन मैंने बोल दिया। और दूसरा क्वेश्चन, DNA लाइगेज पर टिप्पणी कीजिए।
पहला क्वेश्चन, डीएनए लाइगेज, जो डीएनए के खंडों को जो है जोड़ता है उसे डीएनए लाइगेज कहते हैं। और रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए खंडों को तोड़ता है, इसे आणविक कैंची के नाम से जानते हैं। रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियर आणविक कैंची या आणविक चाकू के नाम से जानते हैं, जो विशेष डीएनए खंडों को पहचान कर उन्हें क्या करता है, वहां से तोड़ने या कट करने का कार्य करता है। कौन? तो रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियेजेज एंजाइम। ठीक है, एंडोन्यूक्लियेजेज याद रखिएगा। पीसीआर पर टिप्पणी कीजिए, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन किन्हें कहते हैं, इस पर टिप्पणी कीजिए। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए। प्लाज्मिड वेक्टर पर क्या करिए, टिप्पणी कीजिए। प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम से क्वेश्चन। अगला चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें तो सबसे पहले आप तैयार कर लीजिए बायोपायरेसी। बायोपायरेसी जरूर पढ़कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन आया भी है बायोपायरेसी का यहाँ पर। थोड़ा समय, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपाय, चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी किन्हें कहते हैं। पहला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी किन्हें कहते हैं, तैयार कर लीजिएगा। जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपाय, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे, बहुत बेहतर दिखाई देगा, अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग बताइए। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में आपको क्या करना है, उपयोग बता के आना है। दूसरा क्वेश्चन है, बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। बीटी कपास किन्हें कहते हैं। तीसरा, बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी कीजिए। बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। बायोपायरेसी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित इस पर आपको टिप्पणी देना है। अगला क्वेश्चन, बायोपायरेसी मैंने अभी बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चौथा, जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको उपयोग बताना है, ठीक है ना। और अगला, पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के मानव हित में 4 अनुप्रयोग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी मानव हित में किस प्रकार से कार्य कर रही है। और एक क्वेश्चन है, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी कीजिए। इंसुलिन बनाने की विधि, मानव इंसुलिन पर क्या करना है, टिप्पणी करना है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे जैव प्रौद्योगिकी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बीटी कपास किन्हें कहते हैं, टिप्पणी कीजिए। बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी टमाटर, बीटी फसलें क्या होती हैं, इन पर जो है आपको क्या करना है, पढ़ के जाना, विस्तृत टिप्पणी करना। अगला क्वेश्चन, जीव और पर्यावरण। मुझे लगता है कि इसमें इसके बाद जो है आपका लास्ट लेसन होगा। और जीव एवं पर्यावरण से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि स्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, जातियां क्या होती हैं, इस पर टिप्पणी इंपॉर्टेंट। सहोपकारिता तथा परस्परता पर टिप्पणी कीजिए। सहोपकारिता, सहभोजिता और परस्परता पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, सहजीविता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए सहजीविता। और देखिए, समष्टि किसे कहते हैं, समष्टि, समष्टि किसे कहते हैं, टिप्पणी कीजिए। सामुदाय किसे कहते हैं, सामुदाय किसे कहते हैं। ठीक है, सामुदाय आपको बताना है, सामुदाय। ठीक है, पिरामिड के बारे में पूछता है कि जनसंख्या, पिरामिड वाले के बारे में पूछता है कि जैसे गुंबदाकार पिरामिड, घंटाकार पिरामिड। ठीक है, इस तरह के पिरामिड के बारे में आपसे पूछता है जनसंख्या के क्षेत्र में। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप जो है पढ़ कर जाइएगा। मैं भी जो है एक चैप्टर है जिसका नाम है पारिस्थितिकी, जिसके भारत में जनक जो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं, पारिस्थितिकी और जो है पारिस्थितिकी, ईजे बटलर पूरे विश्व में पारिस्थितिकी के जनक है। रामदेव मिश्रा जो है ये भारत में पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। और ईजे बटलर जो है, ईजे बटलर जो है ये पूरे विश्व में जो है पारिस्थितिकी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी पढ़ लीजिएगा। उसमें जो है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जरूर पढ़ लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। पूछ दिया खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, उत्पादक किन्हें कहते हैं, उपभोक्ता किन्हें कहते हैं, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता क्या है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या है। ठीक है, समष्टि, सामुदाय,
ये सारे टॉपिक्स आप जो बेहतर तरीके से क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लास्ट चैप्टर आपका है जैव विविधता एवं संरक्षण पर आ जाते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट, जो आपकी बुक का सबसे अंतिम चैप्टर होगा। IUCN का पूरा नाम बताना सबसे पहले। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN। और WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN का पूरा नाम होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण, ये प्राकृतिक संरक्षण करके होगा, WWF वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, वाइल्ड मतलब जंगली, फंड मतलब कोष, विश्व वन्य जीव कोष करके होगा। संकटग्रस्त प्राणियों से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। संकटग्रस्त प्राणियां वे प्राणी जो विलुप्तता की कगार पर हैं, उन्हें संकटग्रस्त प्राणी कहते हैं। जिनका संरक्षण नहीं किया गया तो पृथ्वी से क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, संकटग्रस्त प्राणी कहलाते हैं। और तप्त स्थल, हॉट स्पॉट जरूर पढ़ के जाइएगा। हॉट स्पॉट जरूर, तप्त स्थल किसे कहते हैं, हॉट स्पॉट पढ़ लीजिएगा। हॉट स्पॉट में जिस स्थान पर किसी जीव जंतु या वनस्पतियों की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, इसका कारण यह होता है कि वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम, वहाँ पे भोजन की उपलब्धता, वहाँ पर जीवन साथी की उपलब्धता, जल की उपलब्धता अधिक होती है, जिसके कारण उस स्थान पर वे जातियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसे तप्त स्थल कहा जाता है। जैव विविधता पर टिप्पणी कीजिए, जैव विविधता की परिभाषा देते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। और इससे जो रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। रेड IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है रेड डाटा बुक, ये क्या है। संकटग्रस्त प्रजातियां कौन कौन सी, इन्हें बचाने के क्या उपाय करने चाहिए, है ना। और इसमें आप पढ़ लीजिएगा इन सीटू। इन सीटू का मतलब होता है हाँ, स्वस्थानीय संरक्षण। और एक एक्स सीटू होता है, एक्स सीटू, एक्स सीटू जिसे हम कहते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण, नेशनल पार्क आप पढ़ लीजिएगा, नेशनल पार्क पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है नेशनल नेशनल पार्क को पढ़ते बाह्य जीव संरक्षण और आंतरिक जीव संरक्षण जरूर पढ़कर जाइएगा। जीवों को बचाने के उपाय, वनों को बचाने के उपाय। और देखिए लास्ट में चिपको आंदोलन पढ़ लीजिएगा। कौन सा, चिपको आंदोलन जरूर पढ़ लीजिएगा। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन और अमृता देवी बिश्नोई वाला टॉपिक जो है आप पक्का पढ़ के जाइएगा, क्लियर करके जाइएगा। यानी जो है जो है जीव जंतुओं पेड़ पौधों को बचाने के लिए किए गए जो है आंदोलन में चिपको आंदोलन है, ठीक है ना। और जो है चिपको आंदोलन के बाद अमृता देवी बिश्नोई जो के द्वारा किया गया संघर्ष, ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इन्हें पढ़ कर जाइएगा। तो अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो, अभी कई बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके मैंने नाम शायद नहीं लिए होंगे, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन जितने मैंने नाम लिए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा, ठीक है ना। सभी ग्रुप में सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्लास 12 के जो भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन तक शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़, कोई टॉपिक अगर इसमें से कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसे हल करने का प्रयास करिए। और यदि किसी प्रश्न में आपको दिक्कत आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका जो है सोल्यूशन मैं देने का प्रयास करूंगा। यदि सोल्यूशन नहीं दे, अगर सोल्यूशन समझ में नहीं आया तो वीडियो सोल्यूशन भी आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। आपकी परीक्षा शुभ हो। धन्यवाद।